कृषि विशेष की प्रायोजक है LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को होली और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन पूरा देश रंगों में सराबोर है और होली का त्योहार तो है ही रंगों का त्योहार, और इस दिन इसीलिए सबसे ज्यादा रंगों की ही बिक्री होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रंगों का बाजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है और आज के दौर में हर्बल और साथ ही साथ ऑर्गेनिक रंगों की भी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें आप बाजार में जाकर भी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे रंगों से बाजार के नए नए रंग सामने आ रहे हैं और साथ ही इससे महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। आज के दौर में महिलाएं उड्डयन, रक्षा, सिविल सेवा, अध्यापन आदि क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। कृषि क्षेत्र में भी खेत की बुआई से लेकर फसल कटाई व इसके बाद तक की सारी गतिविधियों में कदम कदम पर महिलाएं लगातार सक्रिय रहती हैं। कारोबार से लेकर परिवार चलाने तक महिलाओं की भूमिका में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में महिलाओं के योगदान को लेकर अक्सर चर्चा होती है। आजकल होली का माहौल चल रहा है। होली के इस माहौल में अगर अबीर गुलाल की चर्चा न हो तो बात अधूरी सी लगती है। बात रंग की हो या अबीर गुलाल की, ऐसे में अगर प्राकृतिक रंग और हर्बल अबीर गुलाल मिल जाए तो कहना ही क्या। आज के दौर में हर्बल चीजें रोजगार का एक बेहतर विकल्प बन रही हैं। आइए जानते हैं हर्बल रंगों और हर्बल अबीर गुलाल के बारे में कुछ विशेष बातें। होली का त्यौहार रंगों के बिना अधूरा है, लेकिन बाजार में बहुत से केमिकल रंग मिलते हैं जिनसे होली खेलना आपको महंगा पड़ सकता है। हर्बल रंग बनाकर आप होली खेल सकेंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा। टेसू के फूलों को रात भर पानी में भिगोकर बहुत ही सुंदर नारंगी रंग बनाया जा सकता है। टेसू के फूलों के रंग को होली का पारंपरिक रंग माना जाता है। केसर की पत्तियों का प्रयोग कर संतरी रंग प्राप्त किया जा सकता है। केसर की कुछ पत्तियों को 2 चम्मच पानी में मसलकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। इसके बाद पेस्ट को साफ पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। हल्दी को पानी में मिलाकर भी रंग तैयार किया जा सकता है। नीले रंग का गुलाल तैयार करने के लिए जकरांदा के नीले रंग के फूलों का प्रयोग करें। फूलों को सुखाकर इसके पाउडर को अरारोट में मिलाएं। इससे नीले रंग का हर्बल गुलाब तैयार हो जाएगा। काले अंगूर के रस को पानी में मिलाएं या हल्दी पाउडर को थोड़े बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर काला रंग तैयार किया जा सकता है। लाल चंदन के पाउडर को अरारोट में मिलाकर या अनार के दानों को पानी में उबालकर लाल रंग तैयार किया जा सकता है। सूखी मेहंदी, पुदीना, धनिया व पालक की पत्तियों से हरा रंग बनाया जा सकता है। 1 किलो चुकंदर को कद्दूकस करके 1 लीटर पानी में डालकर रात भर छोड़ दें और इसके बाद इससे गाढ़ा जामुनी रंग तैयार हो जाएगा। आजकल माहौल होली का है। होली का त्योहार हो और रंगों की बात न हो तो बेमानी होगी। होली को रंगीला त्योहार भी कहा जाता है। रंगों के इस त्योहार के अवसर पर बीते कुछ सालों में लोगों के बीच रंगों को लेकर जागरूकता आई है। लोग अब होली खेलने के लिए प्राकृतिक, ऑर्गेनिक और हर्बल रंगों का उपयोग करना बेहतर समझते हैं। रासायनिक रंगों के खतरों को जानकर लोग हर्बल रंगों को अच्छी तरह से अपना रहे हैं। रासायनिक रंगों का उपयोग मानव शरीर व उसकी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में हर्बल रंग व हर्बल अबीर गुलाल आदि लोगों के लिए बेहतर विकल्प बन रहे हैं। होली के लिए हर्बल रंग का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उनके उत्पादन प्रक्रिया की गंभीर रूप से निगरानी की जाती है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्राकृतिक रूप से बने हैं। होली हर्ष, उल्लास, उमंग, उत्साह, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। इसे पूर्णतः हर्बल कलर्स के साथ मनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा आप सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स कुछ ऐसे घातक तत्व
जैसे मरकरी है, लेड, सीसा, एस्बेस्टोस, माइका आदि तत्वों से बनाए जाते हैं, जो जन स्वास्थ्य के साथ लिए तो हानिकारक हैं ही, साथ ही साथ ये हमारे पर्यावरण जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन का भी कारण बनते हैं और हमारे एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत घातक सिद्ध होते हैं। इससे स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्किन में इचिंग हो सकती है, साथ ही साथ आइज़ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आर्टिफिशियल कलर से हो सकती है, जैसे कंजक्टिवाइटिस है, कॉर्नियल अब्रेजन, कॉर्निया में घाव भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस तरह के कलर्स अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत सेंसिटिविटी पैदा करते हैं और उनमें अस्थमा का दौरा वो आ सकता है। अतः इन ऐसे कलर से बचें। पूर्णतः हर्बल उत्पादों का प्रयोग करें जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनकी गुणवत्ता की पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद उनका प्रयोग करें। ये हर्बल कलर्स पूर्णतः प्राकृतिक तत्वों जैसे कमल है, गुलाब, गेंदा, बथुआ आदि के सूखे पत्तों से बनाए जाते हैं। साथ ही साथ हल्दी, चंदन, चुकंदर और लेमन के सूखे छिलकों से बनाए जाते हैं, जो कि स्किन के लिए लाभप्रद उत्पाद हैं। इनसे स्किन का लस्चर मेंटेन होता है, उनमें मॉइस्चर मेंटेन होता है और स्किन की चमक बरकरार रहती है। इन्हें होली खेलने के बाद हटाना बहुत आसान होता है। किसी भी तरह की साबुन और केमिकल्स का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। माना जाता है कि प्राकृतिक या हर्बल रंग सुरक्षित हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। साथ ही ये अच्छे प्रभावों के साथ स्वस्थ भी हैं। हर्बल रंग त्वचा के अनुकूल और सुरक्षित होते हैं। जड़ी बूटी व औषधीय पौधों की व्यावसायिक स्तर पर खेती करना हर्बल खेती के नाम से जाना जाता है। किसान भाई इनकी खेती करके पारंपरिक फसलों की तुलना में 10 गुना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। औषधीय पौधों को भोजन, औषधि, खुशबू, स्वाद और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में प्रयोग किया जाता है। हर्बल पौधों की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमि व जलवायु में सफलतापूर्वक की जा सकती है और खेती की लागत कम आती है। इन फसलों की खेती कम उपजाऊ व समस्याग्रस्त मृदाओं में भी की जा सकती है। ये फसलें और इनकी तकनीकियाँ किसान अनुकूल व पर्यावरण अनुकूल हैं और हर्बल फसलों पर जंगली जानवरों व पक्षियों द्वारा कम से कम नुकसान पहुंचता है। हर्बल पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अन्य पारंपरिक फसलों की तुलना में इन फसलों में कीटों व रोगों का प्रकोप कम होता है। इन फसलों की खेती करके पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है तथा हर्बल पौधों की खेती से निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा को अर्जित किया जा सकता है। हर्बल पौधों की खेती के लिए बहुत बड़े क्षेत्र, खुला स्थान होना चाहिए जहां शुद्ध हवा व धूप व्यवस्थित मात्रा में फसल को मिल सके। इसके अलावा यह स्थान ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर यातायात के साधनों को पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। हर्बल पौधों की खेती के लिए काम करने वाले लोगों को सभी प्रकार के उर्वरक व बीज इत्यादि तथा खेती करने की विधियों की जानकारी होनी चाहिए। हर्बल खेती करने के लिए सबसे पहले भूमि को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए और इसमें जैविक व गोबर युक्त खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इन्हें उगाना आसान होता है और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। धूप, पानी, अच्छी मिट्टी, अच्छा बीज व उर्वरक की ज़रूरत होती है जो अच्छी मात्रा में समय समय पर मिलती रहे। किसान भाई हर्बल खेती की सभी जानकारी व सहायता अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की योजना तय की है। इन पौधों की दुनिया भर में अत्यधिक मांग है। लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल पौधों की खेती होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी। गंगा नदी के किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल पौधों की खेती के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे देश में जन औषधि को बढ़ावा मिलेगा। इस बार होली का त्योहार 8 मार्च को मनाया जा रहा है। 8 मार्च को महिला दिवस भी मनाने की परंपरा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश में महिलाओं को मजबूत बनाया जा रहा है क्योंकि महिलाओं में सफलता की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपनी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 30% फंड महिला किसानों के लिए रखता है, जिससे महिला किसानों को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। कृषिरत महिलाओं को अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जनरल नॉलेज पोर्टल विकसित किया है, जिसमें किसान महिलाओं से संबंधित सूचना और आंकड़े दर्शाए गए हैं। इसके अलावा महिलाएं संबद्ध मत्स्यिकी क्रियाकलापों जैसे मत्स्य बीज एकत्रित करना, छोटी मछली पकड़ना, समुद्री अपतृण एकत्रित करना, मत्स्य विपणन, मत्स्य प्रसंस्करण और विकास इत्यादि से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। मत्स्यिकी क्षेत्र में महिला किसानों की हिस्सेदारी और भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिला किसानों को प्रशिक्षण एवं माइक्रो वित्त सहायता प्रदान किया जा रहा है, जिससे महिला किसानों को प्रोत्साहित करके समूह में संगठित करके उनकी क्षमता को और अधिक बढ़ाया जा सके। कृषिरत महिलाओं को आवश्यक परामर्श मार्गदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1996 में भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान की स्थापना की है। विश्व में कृषि से जुड़ी महिलाओं के लिए ये पहला और अकेला संस्थान है। ये संस्थान कृषिरत महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार सक्रिय रहकर उन्हें हर संभव मदद व मार्गदर्शन देता है। आज के दौर में जैविक खेती एक जरूरत बन रही है। जैविक उत्पाद न केवल लोगों की जीवन रक्षा करते हैं, बल्कि इनका सेवन शरीर को बीमारियों से भी बचाता है। इस बार होली के अवसर पर जिला कारागार मेरठ में महिलाओं द्वारा हर्बल कलर बनाए जा रहे हैं। ये हर्बल कलर जैसे गेंदा है, गुलाब है, चुकंदर, पालक, टेसू इत्यादि के नेचुरल जो इनके कलर होते हैं उसके मिश्रण से बनाए जा रहे हैं। इस कलर का उपयोग होली पर जन सामान्य के लिए और इसके साथ साथ हमारे बंदी भाई और जो जनपद के अधिकारी हैं, कारागार के अधिकारी हैं, उनके द्वारा उपयोग किया जाएगा। हर्बल कलर बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाएं भी इसके साथ साथ एक उनके हुनर में इजाफा होता है और आत्मनिर्भर होती हैं। जब कभी भी ये कारागार से निकलती हैं तो अपना इन छोटे छोटे उत्सवों पर, भारत में जो उत्सव होते रहते हैं, इस पर ये इन कलर का बना करके कुछ आय का साधन भी बना सकती हैं। और होली में जैसे है हर्बल कलर त्वचा को नुकसान नहीं करते हैं और सभी लोग इसका होली के अवसर पर उपयोग कर सकते हैं और महिलाएं हमारी सभी आत्मनिर्भर होती हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे जेल में महिला कैदियाँ हर्बल रंग तैयार कर रही हैं और बाजार तक पहुँचा रही हैं, वहीं पुरुष हर्बल खेती कर रहे हैं। बताएंगे विस्तार से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें कृषि विशेष। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम आपको बता रहे हैं हर्बल रंगों के बारे में, कैसे इन्हें तैयार किया जाता है, कैसे बाजार में इनकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है और इससे महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। महिलाएं आज के समय में हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है और ऐसे में हर्बल रंग का क्षेत्र भी उनसे अछूता नहीं है। खासतौर पर महिला कैदी इसको लेकर कैसे अपनी भूमिका निभा रही है और कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, आइए जानते हैं। होली के दौरान बाजार में केमिकल वाले रंग और अबीर गुलाल की भरमार आ जाती है। इस स्थिति को देखते हुए हर्बल अबीर और गुलाल को जेल में बंदी महिला कैदियों से तैयार कराकर उन्हें रोजगार परक बनाने की दिशा में भी जेल प्रशासन काम कर रहा है।
इससे महिला कैदियों में उत्साह है। हमें यहाँ पे आदेश मिले थे कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए गए कलर्स को यूज करें, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई भी नुकसान ना पहुंचे और आंखों पे भी कोई जलन ना हो, बालों को भी कोई नुकसान ना हो। हमारी बॉडी को ध्यान रखते हुए नेचुरल हमने जो बनाया है वो गुलाब के फूल और गेंदे के फूल से तैयारी की थी, जिसकी ताजे फूल लिए थे, एक एक पंखुड़ी ताजे फूलों की तोड़ तोड़ के उसको कलर तैयार किया, जिससे आप उसको रगड़ भी सकते हैं और जिससे आपको स्मेल भी आएगी अच्छी और कोई शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। चुकंदर जैसे कि बहुत रेड कलर दे देता है, पालक हमारी ग्रीन कलर देती है ना, और इसको गुलाबी बनाने के लिए, हरा रंग बनाने के लिए चावल का आटा होता है, उसमें उसके रस को मिला करके और उसको अच्छे से तैयार करके पैक करके हम लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे आगे, जिसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। महिला कैदियों से कदमताल करते हुए पुरुष कैदी भी हर्बल पार्क में लगी जड़ी बूटियों को बेहतर तरीके से तैयार करने में लगे रहते हैं। इन पौधों से तैयार काढ़ा बंदियों को स्वस्थ रखने में मददगार बनता है। नमस्कार, मैं संगीता श्रीवास्तव और आज हम आए हैं मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में, जहां हम जेल अधीक्षक राकेश कुमार से बात करेंगे। इनका एक सराहनीय प्रयास है, इन्होंने जेल में कोरोना के टाइम में एक हर्बल पार्क बनाया था। सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कोरोना काल में आपने एक मेरठ जेल में हर्बल पार्क बंदियों की मदद से बनाया। जिला कारागार मेरठ में जून 2021 के बाद एक हर्बल पार्क डेवलप किया गया, जिसमें 45 से 50 जड़ी बूटियाँ बाहर से मंगवा करके लगाई गई, जिसमें बंदियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वो इसकी देख रेख करते हैं, निराई गुड़ाई, पानी देना, सभी चीज़ें करते हैं। अब तो करीब 1.5 साल हो गया है। उसमें जितने पौधे भी लगे हुए हैं वो काफ़ी प्रोग्रेस करके स्वस्थ हो गए हैं और जड़ी बूटी के रूप में उनका उपयोग इस समय वर्तमान में किया जा सकता है। इसमें जैसे सिंदूरी है, चित्रक है, सर्पगंधा है, भृंगराज है, कालमेघ है, खिरनी है, तेजपत्ता है, इत्यादि जड़ी बूटियाँ लगाई गई हैं। बंदी उनका उपयोग करके स्वस्थ हो रहे हैं। किस तरीके से शुरुआत हुई? जैसे एलोपैथ की हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते रहते हैं, किंतु जो ये जड़ी बूटी होती हैं इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर होते हैं। इसी को देख करके हमने यहाँ हर्बल पार्क डेवलप किया है और बंदी उसकी देख रेख कर रहे हैं और उसका अब आनंद ले रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं सभी बंदी। अपने प्रयास से इन्होंने कोरोना काल में हर्बल पार्क विकसित किया और अथक प्रयास से औषधीय पौधों को लगाकर बंदियों को बचाने का भी काम किया। जैविक खेती के फायदे को देखते हुए जेल अधीक्षक ने परिसर में मौजूद करीब 52 एकड़ जमीन को रासायनिक खादों से मुक्त रखते हुए कृषि योग्य बनाया। इसमें गेहूं, आलू और सब्जियां उगाकर न केवल अपने जेल की जरूरतों को पूरा किया, बल्कि आसपास के जेलों में भी आपूर्ति करके कैदियों के बेहतरी का प्रयास किया। सर, बताइए किस तरीके से मेरठ जेल में खेती हो रही है और कितनी भूमि है और कितने तरह के कैदी यहाँ पर लगे हुए हैं? जिला कारागार मेरठ में 52 एकड़ में कृषि योग्य भूमि है, जिसमें बंदी 30 से लेकर के 35 बंदी काम करते हैं, जिसमें 34 एकड़ भूमि में आलू की पैदावार की जाती है, 12 एकड़ भूमि गेहूं बीज विकास निगम के लिए आरक्षित है, जिसमें गेहूं बोया गया है, 6 एकड़ ज़मीन ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए होती है, जिसमें जैविक खेती की जाती है। तो जो गेहूं का उत्पादन है वो तो गेहूं बीज विकास निगम पूरा ले लेता है, जो भी उसमें उत्पादन होता है, और 34 एकड़ ज़मीन में जो आलू पैदा किया जाता है वो इस मेरठ कारागार के बंदियों के उपयोग के लिए होता है। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, गाजियाबाद है और बुलंदशहर, इन सभी जेलों को आलू जो यहाँ पैदा होता है वो उनके लिए ज़मीन आरक्षित है, उनको बंदियों के उपयोग के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ कोशिश ये की जाती है जैविक खेती ग्रीन वेजिटेबल्स में की जाए, और जैविक खेती की जाती है। उसका उपयोग गाजियाबाद जेल को सप्लाई किया जाता है, मेरठ जेल के बंदी स्वयं उपभोग करते हैं, और कभी कभी बागपत है और बुलंदशहर भी ग्रीन वेजिटेबल्स दी जाती हैं बंदियों के उपयोग के लिए। यहाँ पर कौशल विकास मिशन के माध्यम से बंदियों को खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाता है,
ताकि यहाँ से जब वो कारागार से निकल करके जाएं तो जो चीज़ें यहाँ सीखते हैं, सीख करके जाएंगे और अपने घर परिवार में जो अपनी खेती है उनकी वहाँ खेती करेंगे तो उसकी पैदावार और उसकी जो गुणवत्ता है वो और अधिक अच्छी होगी, ताकि उनका परिवार और जिस समाज में वो चीज़ें सप्लाई करेंगे वहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, बीमारियाँ कम होंगी और उसका टेस्ट भी, जो जैविक खेती की जाती है उन सब्जियों का या जो भी पैदा किया जाता है उसका टेस्ट भी कुछ डिफरेंट होता है, पसंद आता है। और सर मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो यहाँ पर खेती होती है वो पूरी तरह से जैविक होती है, तो वो खाद जो आप डाल रहे हैं यहाँ पर वो कहाँ बन रही है? यहाँ पर जो गौशालाएं होती हैं उनका गोबर मंगवा करके एक गड्ढे में उसको रखवा करके उसकी खाद बनाते हैं और बर्मी कंपोस्ट जैसे केचुए हैं उनके माध्यम से हम उसका करीब 2-2.5 महीने में बर्मी कंपोस्ट हमारी तैयार होती है। उसका उपयोग जो जैविक खेती करते हैं उसमें किया जाता है। जो ये बर्मी कंपोस्ट होती है ये प्योर शुद्ध होती है और सब्जियों के लिए या जो भी फसल उगाएंगे उसमें आप उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार देता है। सर मैं जानना चाहूँगी कि जब बंदी यहाँ पर आता है तो किस तरीके से आप सिलेक्शन करते हैं कि वो बंदी कृषि में लगेगा? जब बंदी कारागार में प्रवेश करता है तो वो 10 दिन एक सेपरेट बैरक होती है जिसको आइसोलेशन कह सकते हैं, उसमें रखते हैं। 10 दिनों के बाद जो बंदियों का चयन किया जाता है, जो काम करने के इच्छुक बंदी होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप किस फील्ड में काम करना चाहेंगे। तो जो कृषि कार्य में दक्ष होते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं तो उनका चयन किया जाता है और फिर उनको जो यहाँ टीचर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, वो उनको ट्रेनिंग देते हैं कि ये सब्जियाँ इस तरीके से और इस मौसम में बोई जाती हैं और जैविक खेती के माध्यम से उनमें जब कोई बीमारी लग जाती है तो उसका निदान कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ों का प्रशिक्षण जो कौशल विकास मिशन के लोग आते हैं उनके द्वारा दिलाया जाता है। सॉइल टेस्टिंग भी ज़मीन की कराई जाती है कि किस ज़मीन में कौन सी फसल अच्छी होगी, उसके अनुसार बंदियों को प्रशिक्षित करके खेती का लाभ लिया जाता है। इसके साथ साथ कई और चीज़ें हैं जो हाइड्रोपोनिक विधि से भी सब्जियां उगाई जाती हैं, उनका भी कौशल विकास के तहत उनको प्रशिक्षित किया जाता है। चाहें तो उसमें बंदी जब कारागार से यहाँ से रिहा होकर के जाएं तो हाइड्रोपोनिक विधि से वो अपने यहाँ ये सब्जियां उगा सकते हैं। उस पे सरकार भी अनुदान देती है और हर मौसम की सब्जियां उगाई जा सकती हैं वो, और उसमें सब्सिडी भी रहती है, सब चीज़ें हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि बंदियों को इस तरीके के प्रशिक्षण मिल रहे हैं ताकि वो स्वरोजगार परक हो सकें और अपने परिवारीजन का पालन पोषण कर सकें। जेल के कैदियों द्वारा उगाई गई सब्जी हाल ही में लखनऊ के राजभवन में लगाई गई प्रदर्शनी में रखी गई, जिसमें उन्हें पुरस्कार भी मिला। एक वर्ष फरवरी माह में राजभवन में साग भाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार 16 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक साग भाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें से मेरठ जिला कारागार से कई सब्जियां गई थी, लेकिन मूली और कद्दू को प्रथम पुरस्कार मिला था, सूरन को द्वितीय पुरस्कार और टमाटर को तृतीय पुरस्कार मिला था। ये ज़रूर है कि मेरठ जिला कारागार को पुरस्कृत किया गया है, लेकिन ये सब बंदियों के सहयोग से उन्हीं का श्रेय है। ये सब जो भी श्रेय जाता है वो हमारे बंदी भाइयों को जाता है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने सबने पूरी मेहनत की है और अच्छे ढंग से सब्जियों का प्रोडक्शन किया है। सर जैसे हमने देखा यहाँ से वीडियो फोटो जाती हैं, जब जिला जज डीएम एसएसपी आते निरीक्षण के लिए करने के लिए जेल में, तो एक पूरा स्टॉल लगाया जाता है सब्जियों का, ये दिखाने के लिए कि जो हमारे बंदी है बहुत अच्छा सा काम करते हैं। तो क्या जिला प्रशासन का सहयोग है या कुछ उनकी तरफ से प्रमाण पत्र वगैरह दिया जाता है बंदियों को जिससे उनका प्रोत्साहन बढ़ता है, या उनकी जो सजा होती है उसमें क्या कोई कमी आती है या उनके व्यवहार में ये सब चीज़ें नोट होती हैं? हाँ, एक चीज़ होती है, जब हायर अथॉरिटी संयुक्त निरीक्षण होता है जिसमें हमारे जिला जज साहब, जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, इनका संयुक्त निरीक्षण होता है और मंथ में हमारे डीएम साहब और एसएसपी साहब का
निरीक्षण होता है। तो उसमें हम जो बंदियों के द्वारा ग्रीन वेजिटेबल्स पैदा की जाती हैं उनका एक स्टॉल लगाते हैं जिसमें 26-27 तरह की सब्जियां होती हैं। तो जिला प्रशासन की निगाह में भी आता है कि हमारे बंदी जो कारागार में निरुद्ध हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ढंग से काम कर रहे हैं, उनको कुछ मानदेय दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। और बंदी वहाँ पर खड़े भी रहते हैं तो उनको जब ये बताया जाता है सर कि ये इन्हीं बंदियों ने यहाँ इस जेल में सब्जियाँ उगाई हैं तो उनकी हौसला अफजाई की जाती है। बंदी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और रुचि के साथ उनको वो इस तरीके की सब्जियां उगाने में सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो सिद्धदोष बंदी हैं जिनसे काम लिया जाता है उनको कुछ छूट दी जाती है। तो ये और अच्छी बात है कि जैसे जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको रेमिशन दिया जाता है, सज़ा इससे कम हो जाती है और छूटने में भी सहयोग मिलता है। उनका आचरण जब ये छूटने की अस्थाई नीति जो चल रही है सरकार की, उसमें जब छूटने की बारी आती है तो उनमें उनका आचरण अच्छा लिख करके और उनको रेमिशन दे करके उनकी रिहाई में भी मदद मिलती है। कैदियों को जैविक खेती में लगाकर उनसे सब्जियों का भी उत्पादन कराया जाता है। इसके एवज में उन्हें मानदेय भी दिया जाता है। इससे उनका उत्साहवर्धन होता है। जब आप लोग यहाँ काम करते हो तो सारे बंदी भाइयों को और आपको कुछ लागत दी जाती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं? हाँ, तो दिए जाते हैं प्रतिदिन। उस पैसे का आप कैसे इस्तेमाल करते हो? अपने घर वालों को भेजते हो? क्या इस्तेमाल क्या है? जी तेल, शैम्पू, साबुन वाबुन में हो जाते हैं एक खर्च, और अपना कुछ बचते हैं तो घर भेज देते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे रंगों का बाजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पर अलग अलग तरह के रंगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इसके लिए बाकायदा हर्बल खेती भी की जा रही है। महिला सशक्तिकरण भी इससे निरंतर हो रहा है। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ आपसे विदा लेंगे, लेकिन कृषि विशेष में एक नए अंक और नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।